नमस्कार आप सबों का। मैं सुभाष चंद्र सीपी एकेडमी के पॉडकास्ट एपिसोड 3 में अपने मेहमान नीरज ठाकुर जी के साथ आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि सीपी एकेडमी के ही छात्र जो आज से 20 साल पहले यहाँ पढ़ते थे और एज ए डायरेक्टर के पोस्ट पे यूरोप में ये काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात हमारे निदेशक महोदय आदरणीय श्री सरोज कुमार झा जी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट नीरज कुमार ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि अपने बारे में हमें बताएं। सर। थैंक यू सुभाष जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में शामिल किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोगों से, अपने कम्युनिटी से जुड़ पाऊँ, वापस कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आभार डायरेक्टर सर को जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को काफ़ी आगे बढ़ाया है। पिछले 20 से 25 सालों में उनका कार्य बहुत ज़्यादा सराहनीय है। आज हम लोग इस स्टेज पे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी को शेयर कर पा रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों से बात कर पा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान डायरेक्टर सर का है और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो बदलाव के रूप में आ सकती हैं, पर जितना बदलाव आया है ऑलरेडी वो भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन वाला स्टेप है। मैं अपने बारे में पहले बता दूं, जस्ट छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम नीरज ठाकुर है और मैं डेलॉयट आयरलैंड में डायरेक्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी काम कर रहा हूं। इससे पहले मैं लगभग 13 से 14 साल के आसपास इंडिया में काम कर रहा था। अभी और लगभग 2.5 साल से मैं डेलॉयट आयरलैंड में काम कर रहा हूँ। नीरज जी, आज जो हम लोग एज ए डायरेक्टर आप साइबर सिक्योरिटी के पोस्ट पे काम करते हैं और आज हम लोगों का जो टॉपिक है पॉडकास्ट में वो साइबर सिक्योरिटी ही है, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि सबसे जो रूट लेवल पे लोग होते हैं ना, और आज के डेट में तो 90% काम अगर हम लोग देखें पूरे दिन का 24 घंटे का, तो 90% काम हम लोग डिजिटली करते हैं। तो सबसे रूट लेवल पे एज ए साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और हम लोग इसको कैसे रोकें, प्रिवेंट करें? जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है रूट लेवल पे या रूरल लेवल पे, वो अवेयरनेस की है, जागरूकता की है। जागरूकता की कमी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आती हैं कि उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं या फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है। बहुत सारे दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो अर्बन एरियाज़ को, जो शहरी एरियाज़ हैं, उनको टारगेट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो रूरल एरियाज़ को टारगेट करते हैं। रूरल एरियाज़ जो हैं वो यूजुअली लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं साइबर क्रिमिनल्स के लिए। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब हुआ कि आप कभी भी पेड़ से जो सबसे नीचे झुका हुआ था फल होता है, लोग सबसे पहले उसे तोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसी हिसाब से साइबर क्रिमिनल्स को भी पता है कि जो लोग कम जागरूक हैं उनसे फ्रॉड करना ज़्यादा आसान है। उनको इन चीज़ों को यहाँ के लोगों को जानकारी ज़्यादा नहीं है कि कैसे बचा जाए इन चीज़ों से। गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली जाती है, जैसे कॉल करने से पहले बताया जाता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप फ्रॉड को रोक सकते हैं। अमूमन देखा जाता है कि व्हाट्सएप पे जैसे आपका डीपी लगा के किसी से पैसे को मांगा जा रहा है, फेसबुक प्रोफाइल पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, बहुत सारे सोशल मीडिया जहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, जैसा कि पहले मैंने कहा कि 90% काम लोग अब डिजिटली करते हैं, तो सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस ज़्यादा है। तो उसको कैसे, जैसे आपने कहा ना कि अवेयरनेस, एक कैंपेन होना चाहिए, अवेयरनेस की कमी है, तो कैसे उनको अवेयर किया जाए ताकि उन चीज़ों को वो दूर करें, यानी कि डरे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें, कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सरकार अपनी तरफ से भी बहुत सारे अभियान चलाती है, बहुत सारे सुरक्षा निर्देश जो है वो जनता को देती है। जैसे आप बैंक की बात कर लें, बैंक भी बोलता है कि आप किसी को भी OTP जो भी आपके मोबाइल पे आता है वो आप डायरेक्टली ना दें, या फिर बैंक से आपको कॉल कोई भी नहीं करेगा आपकी OTP के लिए।
तो आप ये सब चीज़ें डायरेक्टली किसी से भी ना शेयर करें। सबसे बड़ी बात है कि 3 चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम कभी भी इस तरह के डिजिटल फ्रॉड से डील कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सावधानी। आप सावधान रहें और बहुत ही सतर्क रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप कहीं पे भी OTP या पिन डाल रहे हैं, ये याद रखें कि आप पेमेंट करने के लिए आप पिन डालते हैं, पेमेंट लेने के लिए आपको कभी भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं होगी। जी, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात आपने की है जी। तो बहुत सारे तरह के डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ मूव हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस की वजह से आजकल बहुत सारी लैंड रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत सारे सुविधाजनक चीज़ें भी हो गई हैं, पर इससे बहुत सारी चीज़ों का थ्रेट्स भी बढ़ गया। थ्रेट्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से कुछ घटनाएं हो सकती हैं जिसका असर आपकी ज़िंदगी पे हो। मैं बहुत ही आपको हाँ सरल शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक APES का मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वैसे इतने सुना होगा, बट APES इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो आप बायोमेट्रिक मॉर्फो डिवाइस जिससे आप आधार ऑथेंटिकेट करते हैं उसको यूज करके आपका पेमेंट जो है वो हो जाता है या आप ले पाते हैं, दोनों ही चीजें, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा आपका पैसा निकालने के लिए। इसमें उनको OTP भी नहीं चाहिए होता है और ना ही वो आपको उनको कॉल करने की जरूरत है। बहुत सारे आजकल के जो लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। वो ऑनलाइन अवेलेबल है जिसमें कि आपके अंगूठे का निशान मतलब बायोमेट्रिक जो है वो रहता है उन दस्तावेजों पे। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी देख सकता है जिसे, और वो PDF में अगर कोई डाउनलोड कर ले तो काफी हाई रेजोल्यूशन में ऑलमोस्ट 300 to 500 DPI में आपका अंगूठे का निशान रहता है। अभी जो आपने कहा कि पब्लिक डोमेन में है, तो अगर कोई चीज अगर पब्लिक अपीयरेंस में है, गूगल पे सब कुछ मिलता है, तो उसको हम कैसे अपना कॉपीराइट या प्राइवेसी हो कि वहां से कोई ले ना सके। जो ये कॉपीराइट के होल्डर्स हैं उनके लिए तो अलग बात है अमूमन, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को जैसे गूगल पे डाले हुए हैं, आप डाले हुए हैं, तो उसका उपयोग कोई दूसरा ना करे, इसके लिए जरा कुछ आप बताएंगे। दो चीजें हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला तो ये कि जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, आप चाहें तो उसको लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका बायोमेट्रिक होता है उसको आप लॉक कर सकते हैं सो दैट कोई भी उसको इन्फ्रिंज करके या उसको इस्तेमाल ना कर सके बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल ये करना है कि आप अपने आधार के प्रोफाइल में जाकर के M आधार ऐप भी आता है, उसके थ्रू भी आप उसको बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं, ताकि आपको जब ज़रूरत हो आप उसे अनलॉक करें या इनेबल करें और आप फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जागरूकता जो लोगों को होनी चाहिए मुझे लगता है, नॉट जस्ट कि यहाँ हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में, बट ओवरऑल जो लोगों को जागरूकता होनी चाहिए वो है कि हम लोग अपने आधार की कॉपी किसी को भी दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। आप दीजिए, पर आप मास्क्ड आधार आता है जिसमें आपका आधार नंबर मास्क्ड होता है, पूरा आधार नहीं होता है, लास्ट के सिर्फ कुछ डिजिट्स होते हैं जो जो दिखते हैं। आपको वो आधार देना चाहिए ताकि आपका पूरा आधार नंबर अवेलेबल ना हो या विजिबल ना हो। आप ऐसा आधार दीजिए लोगों को, तो उससे आपका आधार नंबर भी आपका जो है वो कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी और जो आपका काम है वो भी हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जागरूकता की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली मैं आपको भी इस चीज़ का हाँ, मतलब मुझे लगता है कि आपको भी प्रॉब्ली ये स्टेप ले सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप कि आप कुछ जागरूकता अभियान साइबर के मामले में चलाएं जिससे लोग काफ़ी जागरूक हों। क्योंकि आजकल के युवा वर्ग मुझे लगता है काफ़ी पेमेंट्स या डिजिटल पेमेंट्स या फिर डिजिटल ऑनलाइन जितनी भी तरह की सुविधाएं दी जा रही है उसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर मुझे लगता है जागरूकता की काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हम सब देखते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है हर एक चीज़ में। जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि पिन ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या और कुछ भी ऐसे, हमें तो पता नहीं है,
लेकिन कुछ और इसमें थर्ड स्टेप वेरिफिकेशन कुछ ऐसा या फिर पिन अच्छा होता है, बायोमेट्रिक अच्छा होता है, तो हमारे दर्शक को जरा बताइए कि आखिर वो क्या करके रखे जो अपने आप को सेव करके रखे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं फेसबुक चलाता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, और थोड़ी देर के लिए मुझे किसी ने बताया कि आपके नाम के साथ किसी ने फेक आईडी बनाया है और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के हमको एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है या फिर पैसे का डिमांड कर रहा है, या व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप किसी दूसरे सिस्टम में लॉगिन हो चुका है। तो इन सब चीजों से जो प्राइमरी स्टेज में होती है उससे हम लोग कैसे बचें? क्योंकि अमूमन किसी को कहता है ना कोई आपके नाम से, तो एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, बेचैनी हो जाती है कि अब क्या होगा। पहले के टाइम पे एज फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे लोग कैश देते थे, पैसा देते थे हाथ में, तो मन खुश होता था। और आज के डेट में टेक्स्ट मैसेज आता है तो मैसेज देख के लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो जरा इस पे आप बताइए। ये जो व्हाट्सएप वाली स्कैमर्स का जो टेक्निक है, मैंने अभी भी जब मैं आया हूँ रिसेंटली तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि काफ़ी सारे इस तरह के फ्रॉड्स अभी एक्टिव हैं। कुछ चीज़ें बहुत ही जानने वाली हैं। पहली तो ये कि जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो वोडाफोन हो, एयरटेल हो या जो भी हो, सभी का कुछ MMI कोड होता है। सभी के बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए MMI कोड्स होते हैं। जैसे कॉल फॉरवर्डिंग के लिए MMI कोड होता है, आपका IMEI जानने के लिए MMI कोड होता है। आप फ़ोन में डालिए और आपको वो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उस MMI कोड से रिक्वेस्ट की है वो आपके स्क्रीन पे, फ़ोन के स्क्रीन पे बता दी जाएगी। तो बहुत बार स्कैमर्स क्या करते हैं कि आपको फ़ोन करेंगे और सिंपली सबसे पहले आपको कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करवाएंगे। ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करवाने के लिए आपको जो भी MMI कोड होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, प्रॉब्ली *401 या इस तरह से कुछ होता है वो, और उसके बाद जो भी स्कैमर का मोबाइल नंबर होता है वो डालने के लिए आपको बोलते हैं, लास्ट में हैश लगा देते हैं, और उसके बाद आपका जो भी कॉल है वो स्कैमर के मोबाइल पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जब व्हाट्सएप से उनको स्कैम करना होता है तो वो लोग एक व्हाट्सएप अकाउंट जो है आपके नंबर से लॉग इन करते हैं अपने सिस्टम पे, और जब उनको वेरीफाई करना होता है अकाउंट, तो इंस्टेड ऑफ OTP, क्योंकि OTP आपके नंबर पे आएगा, वो लोग वेरीफाई थ्रू कॉल करते हैं। तो वेरीफाई थ्रू कॉल करने में क्या है कि OTP आपके पास आएगा भी नहीं, कॉल फॉरवर्ड होकर डायरेक्टली उनके पास जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने लॉग इन कर लिया वहां पे। ठीक है, उनको OTP मिल गया, उन्होंने ऑथेंटिकेट कर लिया, आपके अकाउंट से, आपके डिवाइस से ही लॉग इन है वो। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग ये एक तरीका बता रहा हूं मैं, ऐसे काफी सारे तरीके हैं जिसको वो लोग यूज करके कर सकते हैं। आप इसको इफेक्टिव बोलिए, समटाइम्स इफेक्टिव, समटाइम्स नॉट वेरी इफेक्टिव, बट इमीडिएट स्टेप जो आप ले सकते हैं वो इमीडिएट स्टेप ये है कि अगर आपको पता चल गया है कि ऐसा किसी ने किया है, तो इससे पहले कि वो लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन वहां से लगाएं अपने नंबर के थ्रू, आप व्हाट्सएप को लॉग आउट कर दें या रीसेट कर दें अपने अकाउंट को, ताकि जो जहां पे भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉग इन होगा वो रीसेट हो जाएगा या वहां से लॉग आउट हो जाएगा एज अ सेफ मेजर। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या कुछ भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए हैं ऑलरेडी, तो आप चांसेस ज्यादा है कि आप बच जाएंगे। ठीक है, बट अगर कुछ भी हो गया है तभी ये एक मेजर हो सकता है, पोस्ट मेजर जो आप ले सकते हैं, ताकि और कुछ आगे का ट्रांजैक्शन ना हो। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक चीज है, आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन की जगह मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन हो गया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें मोबाइल नंबर के अलावा भी आप गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, ये सब चीजें आती हैं, जिसमें जो आपको व्हाट्सएप या कोई भी आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो सब सुविधा देती हैं आपको कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए। ठीक है, ताकि अगर आपके पास किसी के पास OTP है भी, तो वो ऑथेंटिकेटर जो ऐप है वो आपके मोबाइल में है, जब तक आप उसे खोलेंगे और उसके अंदर जो कोड जनरेट हुआ है वो लेकर के नहीं देंगे उस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स में जो आपको व्हाट्सएप या जो भी ऐप है वो मांग रहा है, तब तक वो लॉग इन नहीं होगा, इवन आफ्टर शेयरिंग योर OTP।
थोड़ा सा इससे हटके मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप स्कूल में आए थे और आपके बारे में बच्चों को बताया गया असेंबली के टाइम में, तो आपके जाने के बाद बहुत सारे बच्चों में ये जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी कि उनके जैसा हम कैसे बने। तो जो अभी यहाँ पे, क्योंकि 6 से 5th क्लास के बाद बच्चे थोड़ी सी मैच्योरिटी में आ जाती है, तो खासकर 7th और 8th के बच्चे पूछ रहे थे कि वो जो एज ए डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं तो उनके जैसा हम कैसे बने। तो कुछ बच्चों के लिए आप प्रॉपर गाइड करना चाहेंगे जो आखिर इस जगह पे वो कैसे पहुंचे, जरा बताइए। मैं ज़रूर कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा, बट मेरा पर्सनल ये थॉट है कि शायद मैं इस बात से थोड़ा कम इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई किसी के जैसा बन सकता है, बल्कि आप खुद का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। ये थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल जो तो कम हाँ, बच्चों का है, तो हर एक चीज मैं समझता हूँ उस चीज़ को, but लगता है कि जो मैं इनके जैसे बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे आइडियल हो गए। बिल्कुल इसी मैं समझता हूँ उस चीज़ को, बट मुझे लगता है कि आदमी खुद को इतना ज़्यादा निखार सकता है कि वो शायद दुनिया में सबसे अच्छा बन सबसे सकता अच्छा, है। बिल्कुल दूसरे से अच्छा बन सकता है। हाँ बिल्कुल। तो बाकी जहाँ तक मेरे जर्नी की बात है, तो मुझे लगता है काफ़ी लंबी जर्नी रही है। यहाँ से मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई घर से ही की है, तर्जरी हाई स्कूल से, और तर्जरी हाई स्कूल से पास होने के बाद मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर करके सिटी है, वहाँ शिफ्ट हो गया। मेरी बहन वहाँ रहती थी, तो कुछ दिनों के लिए वो लोग वहाँ थे, तो वहाँ शिफ्ट हो गया। वहाँ से मेरा 12th तक की पढ़ाई मेरी वहाँ से हुई। फिर उसके बाद मैंने उस टाइम पे जब मैं पढ़ता था तब AIEEE करके इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता था, वो दिया। उसके बेसिस पे मेरा वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने विप्रो में दिल्ली में विप्रो में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आपसे हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम पे हम लोग सब साथ में थे। हाँ, और आपने ये स्टेप लिया कि आप यहाँ आकर के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो शायद हम लोग डायरेक्टली उतना नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाए आज तक। इसीलिए तो आपको यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और मुझे लगता है प्रॉब्ली इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि सामाजिक उत्थान के लिए और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आए, आप यहाँ हो तभी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू कंट्रीब्यूट। आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, शिक्षा के तौर पे, आप सामाजिक तौर पे, अवेयरनेस के तौर पे, किसी भी तौर पे। तो ज़रूर करें, जब भी मौका मिले, जब भी किसी से मुलाकात हो, ज़रूर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, जिस भी तरीके से आप सामाजिक उत्थान में और विकास में अपने आप को शामिल कर पाएं। नीरज जी, जहाँ तक कंट्रीब्यूशन की बात है, तो जब मैं दिल्ली में था, मुखर्जी नगर में, फिर लक्ष्मी नगर में हम लोग थे, सब साथ में थे। तो अगर मैं जॉब पर्पज से, क्योंकि जो मैं काम कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा, तो अगर एज ए ट्यूटर, एज ए टीचर वहाँ पे रिनॉल्ड इंस्टीट्यूट वगैरह सब में एज ए फैकल्टी में अगर होता, तो डेफिनेटली मैं बेहतर होता। बेहतर का तो कोई पैरामीटर है नहीं कि आज आप 1 रुपये अर्न कर रहे हो, कल 2 रुपये, यानी करते करते आप बहुत। लेकिन मैंने सोचा कि ये चीज़ तो हम कर ही सकते हैं, क्यों ना हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें अपने गांव में जाके, अपने रूरल एरियाज में जाके, जिससे थोड़ा सा एम्पावरमेंट बढ़े। तो इसीलिए हम ये स्टेप लिए यहाँ पे आके। नहीं, ये बहुत ज़रूरी भी है इस चीज़ को समझना कि ज़रूरी नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, इससे आपकी कैपेबिलिटी को मापा जाए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, बट समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान कितना जागरूक है और उसका विजडम, मतलब ज्ञान उसके पास कितना ज़्यादा है, ये इस पे निर्भर करता है कि वो क्या काम करता है और उसके काम का प्रभाव बाकी लोगों पे कितना है, ना कि वो कितने पैसे कमाता है और उसके पास कितनी ज़मीन है, या फिर बिल्कुल बिल्कुल इन चीज़ों से बहुत कम फर्क पड़ता है। हाँ, आप क्या प्रभाव छोड़ पा रहे हैं सामने समाज पे और आपकी वजह से क्या बदलाव आ पा रहा है, इससे फर्क पड़ता है। खुशी भी इसी में मिलती है। खुशी आपके सामने में अगर कुछ अगर इन्हांसमेंट हो रहा है किसी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो खुशी मिलती है। बिल्कुल।
मैं कह रहा था कि बीटेक करने के बाद आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर था क्या कि आपको एमटेक करना है या फिर कुछ ऐसे नहीं, क्या था मैंने ऐसा? बीटेक करने के बाद मैंने 1 साल पहले 1.5 साल ऑलमोस्ट जॉब किया विप्रो में। हाँ। तो बीटेक करने के बाद मैंने मास्टर्स नहीं किया। बीटेक करने के बाद लगभग 1.5 साल मैंने विप्रो में दिल्ली में एज अ नेटवर्क इंजीनियर जॉब किया। नेटवर्क इंजीनियर जॉब करने के बाद ड्यूरिंग द जॉब इटसेल्फ मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा था पर उसको रियलाइज नहीं किया था। जब मैं काम करना प्रैक्टिकली स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज किया कि अच्छा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उन इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर के मुझे लगा कि अब इसके लिए आगे पढ़ाई कैसे की जाए। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया अपनी तरफ से कि कहाँ कहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो ये इन कोर्सेज पे या इन सब चीज़ों पे मास्टर्स करवाते हैं। तो उसमें IIIT इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, जो अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है इंडिया का, वहाँ पे मुझे MS इन साइबर लॉ और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स मिला, जो जिसका फिर अगेन मुझे एग्जाम देना पड़ा, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज वगैरह सब में जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो हुआ, उसके थ्रू एग्जाम निकला और फिर मैंने एडमिशन लिया। पर उस टाइम पे ये चीज़ है कि साइबर अवेयरनेस काफ़ी कम था जिस टाइम पे मैंने ये किया। उस टाइम पे भी साइबर वाज एन अपकमिंग टॉपिक, काफ़ी एमर्जिंग था, लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे इस फील्ड में। जिस तरह से अभी AI का चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे काफ़ी अवेयरनेस कम था। मैंने पिक किया ये टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, मुझे अच्छा भी लगता था इसलिए मैंने पिक किया और फॉर्चुनेटली चीज़ें आगे अच्छी रही। मैं भी सबके आशीर्वाद से अच्छे मुकाम पे पहुंच पाया आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे, और होपफुली आगे भी अच्छा कर पाऊंगा, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा सोसाइटी के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। पर अगर कोई भी बच्चा जो चाहता है कि उनकी जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन आए तो मुझे लगता है कि उनका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है हर तरफ से, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि आप खुद को फिजिकली फिट भी रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर लुकिंग आफ्टर योर ओन हेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं और जागरूक हैं तो शायद सब कुछ संभव है। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर एलन मस्क हैं, उनकी जो वेल्थ है अगर वो एक तरफ रख दिया जाए और उनकी वेल्थ को रख दिया जाए और उनके हेल्थ को रख दिया जाए, अगर उनका हेल्थ अगर डिटोरिएशन मोड में अगर आ जाए तो वो वेल्थ काम का नहीं होता है। तो सबसे आपने बहुत बड़ी बात बताई कि हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो ये कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि जैसे हमने 12th किया, 12th करने के बाद अब तो जेई और जेई एडवांस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि हमको जेई करना है या जेई एडवांस करना है, या मतलब क्या है, AIIII तो है नहीं जिससे आपने किया था, है नहीं, अब नहीं क्या है? काफी समय हो गया वैसे। हाँ। तो देखिए इसके बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी समय हो गया इन चीज़ों को छोड़े हुए। पर मुझे जितना अवेयरनेस है इन चीज़ों के लिए कि आपका जेई का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका मेंस और एडवांस जो है वो 2 लेवल्स होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके जेई मेंस के थ्रू भी आपका एडमिशन लेते हैं। बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस कॉलेज का बैकग्राउंड चेक करें कि वो कॉलेज कैसा है। ज़्यादातर जो प्रीमियर और अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको जेई एडवांस के बाद ही लेंगे, और डिपेंडिंग कि आपका स्कोर उसमें कैसा है, आपका रैंक उसमें कैसा है, उस हिसाब से वो आपका एडमिशन लेंगे। बट बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जैसा हमने कहा कि जो जेई मेंस के हिसाब से भी आपका एडमिशन ले लेंगे। पर वो डिपेंड करता है उन कॉलेजेस के बारे में, आपको पता करना पड़ेगा। अब वैसे आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, काफ़ी सारे ऐसे साइट्स हैं जिस पे आपको ये सब डेटा बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा नीरज जी, आपको इंडिया में जो वर्क कल्चर है और यूरोप में जो है, तो आयरलैंड में आपको कैसा लगा? जरा मतलब हम लोग तो कभी गए नहीं है, जरा बताइए वहाँ के बारे में कुछ खास बातें। कल्चर तो ऑब्वियसली यहाँ से बहुत डिफरेंट है। कैसे? कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि लोग बहुत ईमानदार हैं, खुद के प्रति बहुत ईमानदार हैं, दूसरों के प्रति बहुत ईमानदार हैं। इसमें मैं आपको नोट करता, लेकिन आपने कहा कि खुद के प्रति, हाँ, तो दोनों ही चीज़ें हैं। लोग
जो सरकार काम करती है उसके प्रति भी लोग जागरूक हैं। जैसे हमारे इधर अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो मैं ये इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर जो दिखता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर दिखता है कि जो साइंस पढ़ रहे हैं उनको आर्ट्स के बारे में या कॉमर्स के बारे में या लॉ के बारे में जो जनरल नॉलेज होती है वो नहीं है या फिर बहुत कम है। अगर मैं किसी भी बच्चे को आज उठा के पूछ दूं, प्रॉब्ली 12th के या फिर इंटरमीडिएट के बच्चे को पूछ दूं कि भाई CRPC क्या है, IPC क्या है, उसकी दो चार धाराओं के बारे में पूछ दूं तो मुझे नहीं लगता कि वो बता पाएंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कि क्या है। तो ये इन चीज़ों का भी मैंने अंतर देखा है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने राइट्स, जो आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनके बारे में, और आपके पास क्या सरकार से आपको मिल सकता है या आपकी क्या जिम्मेदारी है, इसके प्रति लोग काफी ज्यादा जागरूक हैं। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को समझें, क्योंकि probably this is one of the reasons कि करप्शन बढ़ता है। वैसे खुद की आपकी ऑनेस्टी के ऊपर भी है, सरकारें कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक मुझे लगता है कि लोग खुद नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा। जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आप सोसाइटी में जो यहाँ पे लोग हैं उनको बीच बीच में आप, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हैं, अमूमन बहुत बड़ी बात होती है इस चीज़ पे यहाँ पे पहुँचना। तो जब आप आए तो कुछ ना कुछ वहाँ भी अगर आप हैं तो आप एज ए इंडियन, आप तो NRI हो चुके हैं, है ना, तो फिर भी आप यहाँ के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करते रहे। तो ये आपको यहाँ से प्रॉमिस करके जाना होगा। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि NRI या फिर आप जो भी शब्द सुन रहे हैं, ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। ये व्यक्तिगत तौर पे फर्क पड़ता है कि आप मन में क्या विचार रखते हैं, आपकी सोच क्या है, और आप कितने भी बदल जाएं आपका स्किन का कलर चेंज नहीं होगा, आप तब भी इंडियन ही रहेंगे, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं। और आपकी एक बात हमेशा हमें अच्छी लगती है कि आप कहते हैं, हमको भी आपने एक बार कहा था कि उड़ो जितना उड़ो, लेकिन अपने पेरेंट्स से ओझल मत हो, उनकी आंखों से ओझल मत हो। इन्होंने ही मुझे कहा था कि आपको जितनी तरक्की करनी हो, जितना आपको भागना हो भागिए, लेकिन आप अपने माता पिता की नज़रों से भागने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, इसलिए आपको मैंने एक बार कहा और आपने मतलब कुछ सोचे नहीं, बोले डन। तो मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे बच्चों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ नई चीज़ें करेंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि इनके आने से कुछ बदलाव ज़रूर आएगी। तो जाते जाते अभी जिस टाइम पे हम लोग 20 साल 25 साल पहले इस CP एकेडमी में थे, हमने असेंबली के टाइम में बच्चों से कहा कि आप आज अभी 8th में है, 7th में है, ठीक 20 साल पहले ये नीरज सर उस पोजीशन पे हम लोग एक साथ बैठते थे। तो वो जो बेंच पे बैठे हुए बच्चे हैं 7th 8th में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले 20 साल के बाद उनको आप कहाँ पे देखना चाहते हैं? जरा एक बार। मुझे नहीं लगता कि मैं लंबा चौड़ा, मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा बोलने को है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जो प्रॉब्लली मैंने हर जगह महसूस किया है। मुझे लगता है कि इंसान का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे जो भी बच्चे हैं 7th 8th 1st 2nd डजंट मैटर, अगर आप ईमानदार हैं तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ब्राइट है, आप कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप सही चीज़ चुनेंगे, आप सही विषय चुनेंगे और आप सही जगह चुनेंगे कि आपको कहाँ होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आपको पता होगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सरल चीज़ है, पर एक्चुअली में ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है कि आप खुद के प्रति कितने ईमानदार हैं। क्योंकि अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप दूसरे के प्रति भी ईमानदार होंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत ज़रूरी है
कि हर कोई कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद के प्रति ईमानदार हो पाए, चाहे वो किसी विषय को चुनने में हो या किसी से किसी बात पे चर्चा करने में हो या किसी को कोई फीडबैक देने में हो। बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों में बहुत ईमानदार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जाते जाते एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट की शुरुआत हुई, खासकर इस रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में अमूमन हर एक चीज़ देखने को मिलता है, जो भी आप सोचते हो ना वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों को पहले इनिशिएट करना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये करना चाहिए, करने से ये फायदा होता है। तो जाते जाते आप जरा ये बताइए कि इस पॉडकास्ट से क्या बेनिफिट, सोसाइटी को क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या एडवांटेज मिलेगा, जरा आप। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे पॉडकास्ट ऐसा माध्यम हो गया है जिसकी वजह से लोगों से जुड़ना काफ़ी आसान है। और यहाँ पे मैंने एटलीस्ट नोटिस नहीं किया है कि ऐसे कोई है आपके अलावा जो पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से जुड़ रहा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इन द सेंस कि बहुत आराम से आप लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों को अपनी बात बता सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। लोगों को इस बात का आभास होगा कि हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो बदलाव लाई जा सकती हैं उनके द्वारा भी। तो ये मैं सीपी एकेडमी को, आपको, अगेन डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत आभार देता हूँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोग इस मुकाम पे हमारे स्कूल को लेके आए हैं कि हम लोग आज बैठ के इन टेक्नोलॉजी वाले विषयों पे बात कर पा रहे हैं। ऑल्दो पॉडकास्ट अगेन हमारा काफ़ी लिमिटेड समय का है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर तरीके की और बहुत सारी बात कर पाएँ। पर मैं ये ज़रूर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर कुछ समय पे घर आता रहता हूँ, गाँव आता रहता हूँ, तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबको अगर ना पता हो तो मैं नवटोली का हूँ, धज्जरी मेरा पोस्ट ऑफिस है और मैं श्री माधव ठाकुर जी का लड़का हूँ। तो आप कभी भी मेरे घर आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और नहीं तो जब भी जहाँ भी मिल जाऊँ वहाँ बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप आगे ऐसे ही बढ़ें और ज़्यादा मुकाम पे हासिल करें। थैंक यू।